हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 14 करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम एनसीईआरटी साइंस जो है केवीएस को टारगेट लेके कर रहे हैं। केवीएस में जो जो चैप्टर्स पूछे जाएंगे, मैंने उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी थी कि हम कौन कौन से चैप्टर जो है केवीएस के लिए करेंगे। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इसका 14 चैप्टर जल जो है करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार जो है साइंस का पार्ट ही केवीएस में ज़्यादा पूछा जाएगा। हिस्ट्री से कुछ नहीं आएगा और ज्योग्राफी से बहुत ही कम पार्ट आएगा। तो देखिए, जल हम दैनिक जीवन में हर एक जगह पर कपड़े धोने में, बर्तन साफ करने में, नहाने में, ये देखिए पानी के जो है उपयोग करते, पीने में, इस तरह से हम प्रतिदिन जल का बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि हम जल का उपयोग किस तरह से करते हैं और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जल जो है हमें हमारे पृथ्वी पर जो है लगभग 2/3 भाग जो है कुल जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। बाकी जल जो है महासागरों में है, जो कि लवणीय जल है और खारा जल है। देखिए, नदियों, झीलों, नलकूपों, कुओं में जल टोंटियों में आता है। तो देखिए, वहीं यहाँ से जल जो है टोंटियों में आता है। इस चित्र में ये दिखाया गया है। देखिए, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। तो पृथ्वी का कितने भाग जल से घिरा है? 2/3 भाग। और इस जल का अधिकांश भाग जो है, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको वहाँ गलत बताया था। ये कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। समुद्रों महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले हुए हैं, जिसलिए जल खारा होता है। इसलिए पानी के लिए उपयुक्त अन्य घरेलू कृषि उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होंगी। हर जगह जल ही जल, पानी के लिए कोई बूंद नहीं। यह कवि ने महासागर में भटके हुए किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। यानी कि महासागरों में जो जल है वो लवणीय जल है, वो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए जल बहुत है, लेकिन उसका पीने योग्य मात्रा जो है बहुत ही कम है। देखिए, अल्गनी पर सूखते कपड़े, ये सूर्य के प्रकाश से जो है वाष्पित होकर जल कपड़ों से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इम्पोर्टेंट बातों को ही जो है पढ़ेंगे। 1 किलोग्राम गेहूं के लिए लगभग 500 लीटर जल जो है लग जाता है। यानी कि 25 बाल्टी जल से जो है 1 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन। इसमें ये बताया गया कि वाष्पन सिर्फ धूप में नहीं होता, वह छाया में भी होता है। देखिए, इस प्लेट में और इस प्लेट में बराबर मात्रा में पानी रखा गया, लेकिन ये धूप में रखी गई और ये जो है छाया में रखी गई। वाष्पन दोनों से ही होता है, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में रखी गई है उसमें वाष्पन ज़्यादा होता है। वाष्पन छाया में भी होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वायु को गर्म कर देता है और गर्म वायु हर जगह बहती है, यानी कि छाया में भी बहती है। तो वहाँ इस प्रकार से जल का वाष्पन होता है। अब हम यह संघनन और वाष्पन की जो है क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जल का आधा भरा गिलास लीजिए। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछिए। जल पर में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठों में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है। जलवाष्प गिलास की तरह सतह पर संघनित हो जाता है। यानी कि संघनन की प्रक्रिया से जो है बाहर की तरफ जल पहुँचता है। और इनको क्या कहते हैं? जो बाहर की तरफ जल आ जाती है, इसको जलकणिकाएं कहते हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जलकणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं।
हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती हैं। इसमें कुछ जल की बूंदें इतनी भारी होती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इस गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यहाँ ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता बादल बनते हैं। वर्षा और ओले तथा हिम के रूप में जल जो है पुनः धरती पर वापस आता है। इस प्रकार से इसे जो है जल चक्र कहते हैं। इसमें ये बताया गया कि पुनः महासागरों की ओर कैसे जाता है। जब वर्षा होती है तो जल जो है धरती पर आता है और महासागर जो है सतह से लगभग सब नीचे हैं, यानी कि लगभग नहीं पूर्णतः सब नीचे हैं। जल जब पृथ्वी पर आता तो वह बहकर नदियों, झीलों, तालाबों में जो है चला जाता और झीलों, नदियों के जरिए जो फिर से वह महासागरों में पहुंच जाता। तो इस प्रकार से जल महासागरों में पहुंचता है तो में वापस जल जो है महासागरों में लौट जाता। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। यानी कि पहले धरती पर बूंदों के जरिए वह धरती पर आता है, फिर वाष्पन के जरिए वह ऊपर तक जाता है, फिर संघनन के जरिए फिर वह धरती पर आता है और फिर महासागरों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से इस चक्र को जो है जल चक्र कहते हैं। देखिए, जब भारी वर्षा, इस चित्र में भारी वर्षा के बाद का दृश्य दिखाया गया है। किस प्रकार से लोगों को पानी में से जाना पड़ रहा है, उन्हें छतरी का उपयोग करना पड़ रहा है। ये देखिए, बाढ़ का एक दृश्य दिखाया गया कि बाढ़ में किस तरह से नुकसान होता है। जल जो है जल के द्वारा कुछ जीवों को, कुछ व्यक्तियों को बहा कर ले जाए। ये देखिए, ये व्यक्ति रक्षा करने के लिए पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। जल को संरक्षित हम कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए जल का देखिए, जल एकत्र करने के लिए लगी लंबी कतार। कई जगहों पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए जल को सुरक्षित रखना बहुत अधिक आवश्यक है। वर्षा के जल का हमें किस प्रकार संग्रहण करना चाहिए। वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ भी गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है। इस प्रकार वर्षा का जल कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया, तो इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तो वर्षा के जल को जो है दो तकनीकों से, एक तो छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छतों पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदन करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से मिट्टी में रिसाव द्वारा भूमि जल की पुनःपूर्ति करेगा। दूसरा विकल्प है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का चैप्टर था। इसमें हम कुछ जो है सारांश की जो महत्वपूर्ण बातें वो पढ़ेंगे। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाता है, जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले और हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी से जल की पुनःपूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। देखिए, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। वाष्प के रूप में वाष्पन। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को, जलवाष्प को जल में को कहते हैं संघनन। इस एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से जो है बाढ़ आती है। देखिए, वाष्पन और संघनन के कारण हमें यहाँ बताने हैं। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना क्या होता है, संघनन। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना होता है वाष्पन।
सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना होता है संघनन। गीले कपड़े के पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, ये होता है वाष्पन के कारण। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये होता है वाष्पन। इसमें सत्य असत्य करेंगे। वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहता नहीं, जलवाष्प जो है बिना मानसून के भी होता है। जल महासागरों, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, ये भी गलत है। जल भूमि से भी वाष्पित होता। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती, ये ठीक है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, ये भी गलत है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाता है, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।